नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। भोपाल लोकसभा सीट पर 12 मई को होनी है वोटिंग, लेकिन सरगर्मी वहां पर काफी ज्यादा तेज हो गई है। आपको बड़ी खबर दे दें, भोपाल से टिकट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि ये भगवा को सम्मान दिलाने की लड़ाई है। जनता करेगी इंसाफ, जीत हमारी ही होगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को, जिन्होंने 10 सालों तक प्रदेश की कमान संभाली थी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनको टिकट दिया है। तो उनके ठीक सामने बीजेपी ने एक भगवा चेहरे को उतार दिया है और उसी भगवा झंडे को आगे बढ़ाते हुए उनका यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, दिग्विजय सिंह की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि यह भगवा को सम्मान दिलाने की लड़ाई है। फायरब्रांड साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने दो टूक कहा, स्पष्ट किया कि भगवा के सम्मान में ये लड़ाई है। आपको बताते चले, 2008 मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा पिछले साल ही एनआईए कोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी हो गई थी। जिसके माथे पर दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंक का कलंक मढ़ा, वही साध्वी प्रज्ञा अब दिग्विजय से चुनाव के मैदान में हिसाब पूरा करने को तैयार है। मालेगांव बम धमाके के मामले में करीब 9 साल जेल में बिताने के बाद बरी होने वाली साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी का झंडा उठा लिया है और भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह से दो हाथ के लिए बेकरार है। राजनीति में पहला कदम रखते ही साध्वी का आत्मविश्वास ऐसा लबालब है कि वो दिग्विजय सिंह जैसे घात को भी बेभाव मान रही हैं। रण क्षेत्र में दोनों ही योद्धा होते हैं, देखते हैं धर्म की जय होगी और अधर्म का विनाश होगा। दिग्विजय सिंह कितने मजबूत कैंडिडेट लगते हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि अधर्मी विधर्मी कभी भी, अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, उसके अंदर धर्म नहीं होता, उसका कोई धरातल नहीं होता, उसका कोई सत्य नहीं होता उसके पास, इसलिए वो बहुत कमजोर होता है और मेरे समक्ष कोई चुनौती नहीं है। साध्वी प्रज्ञा की दिग्विजय सिंह से निजी अदावत भी है और वो जेल से छूटने के बाद से उन पर कई बार हमले भी कर चुकी हैं। साध्वी का कहना है कि जेल में उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। उनकी सेहत स्थायी तौर पर प्रभावित हो गई, उनकी जिंदगी में दाग लगे और इन सब के लिए वो दिग्विजय सिंह को ही जिम्मेदार मानती हैं। साध्वी ये भी कह चुकी हैं कि वो दुश्मन को परास्त करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने भले ही साध्वी पर लगे आरोपों को खारिज कर उन्हें पाक साफ करार दिया हो, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी साध्वी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार उन पर लगे आरोप ही हैं। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह को यहाँ से भोपाल से चूज कर रहे हैं। अब ये तो बीजेपी स्वतंत्र है, चूज करें। अगर उनको और कोई नहीं मिला और प्रज्ञा के ऊपर आ गए तो बीजेपी की हालत इसमें स्पष्ट होती है। पहले से भोपाल की टेढ़ी खीर की चुनौती झेल रहे दिग्विजय सिंह के सामने साध्वी प्रज्ञा बड़ा संकट बन सकती हैं। भोपाल सीट पर 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है। 2014 में बीजेपी के आलोक संजर 3.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। साध्वी प्रज्ञा की एंट्री से ध्रुवीकरण के आसार भी बन सकते हैं। बरी होने के बाद साध्वी खुद को हिंदुत्व की पोस्टर गर्ल के तौर पर पेश कर रही हैं। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह पर हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म देने का आरोप है। दिल्ली के पटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने के लिए भी दिग्विजय सिंह विवादों में रहे। सबसे पहले उन्होंने जो बीज बोया है कि हमारे धर्म, सनातन धर्म और भगवा को जो अपमानित किया है, जो उन्होंने भगवा को आतंकवाद और हिंदुत्व को आतंकवाद बोला है, वो उनका हमारे लिए एक वो मुद्दा रहेगा। मुद्दा नहीं, मैं भगवा को सम्मान दिलाकर रहूंगी। मैं एक सन्यासी थी, मुझे किस प्रकार से इन्होंने दुराचार पूर्वक हमें प्रताड़ित किया है, वो मैं पूर्ण उनके सामने, समाज के सामने। साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश के भिंड में जन्मी है और शुरुआत से ही संघ और इसकी इकाइयों के साथ इनका झुकाव रहा है। आतंकवाद के आरोप में 9 साल जेल में बिताना और फिर बरी हो जाना उनके लिए बहुत बड़ा सहानुभूति फैक्टर हो सकता है और दिग्विजय सिंह के लिए बड़ा खतरा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भोपाल सीट पर 1984 के बाद कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। 89 से लगातार जीत रही है बीजेपी। ऐसे में मुश्किलें दिग्विजय सिंह के सामने कितनी बड़ी होंगी, इसका जवाब
क्या देते हैं दिग्विजय सिंह, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लगातार अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने उनसे की है खास बातचीत, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी प्रज्ञा, जो अब मैदान में है भोपाल लोकसभा जैसी एक बेहद संवेदनशील सीट से। कितनी बड़ी चुनौती होगी ये अब आपके सामने? अब तो चुनौती नहीं है, ये तो राष्ट्र कार्य है। मैं सदैव से उसमें लगी हूँ। अब इस आयाम में मुड़ गई, इधर लग गई हूँ। लेकिन दिग्विजय सिंह हमेशा आप पर निशाना साधते रहे हैं, अब वही आपके सामने चुनाव मैदान में। प्रत्यक्ष सब कुछ सामने होगा, अभी सब अच्छा होगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके सामने? मैं बाद में बताऊंगी, अभी बाद में बताऊंगी। क्या दिग्विजय सिंह निशाने पे आपके रहेंगे? जो भी हमारे विपक्षी है वो तो निशाने पर ही हैं। ये थी साध्वी प्रज्ञा, जो कि भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के सामने चुनावी मैदान में है। नाम की घोषणा हो चुकी है और इससे तय हो गया है कि अब एक तरफा मुकाबला तो कम से कम भोपाल में नहीं रहने जा रहा है, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने बहुत देर कर दी है अपना उम्मीदवार तय करने में। लेकिन जैसे ही साध्वी प्रज्ञा का नाम तय हुआ है भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के सामने, अब सबकी निगाहें देश की इस सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक यानी भोपाल पर आकर टिक गई है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। दो पुराने दुश्मन अब राजनीति के मैदान में होंगे आमने सामने। आगे बढ़ते हुए बात अब योगी आदित्यनाथ की, जिनके चुनाव प्रचार पर रोक है, लेकिन योगी कहीं जा नहीं सकते, ऐसी कोई रोक तो है नहीं। इसी का फायदा उठाकर योगी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, दलितों के घर खाना खा रहे हैं। चुनावी मौसम में दलितों के घर खाने का सियासी मायने निकाला जाना तय है, वही निकाला भी जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। महावीर मिस्त्री आज धन्य हो गए। धन्य भाग इस परिवार के और 100 सलाम उस वोट तंत्र को, जिसकी वजह से मिस्त्री परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिला। हमसे ये बात हुई, उनको खाना खिलाए हैं, उसके बाद वो पहले आरती उतारे, उसके बाद माला पहनाए, माला पहना के पैर छुए के फिर पानी पिलाए। तो क्या क्या खिलाया, क्या क्या खाया योगी आदित्यनाथ? रोटी सब्जी। किस चीज की सब्जी? सब्जी रोटी। लेकिन आपने तो भिंडी की भी सब्जी बनाई थी, क्यों नहीं? क्या पसंद नहीं भिंडी? ये कई सब्जी खाए खाली। योगी आदित्यनाथ निकले तो थे अयोध्या के लिए, दर्शन करना था अपने आराध्य का, लेकिन चुनावी चौसर पर जाति वाली चाल इतनी तेजी से चली जाने लगी कि उन्हें इस परिवार की दहलीज तक आना ही पड़ गया। अब जरा इस रस्मी भेंटवार्ता की विस्तृत तस्वीरें भी देख लीजिए। देखिए, दलित के घर एक मुख्यमंत्री का रस्मी भोज आयोजन, जिसमें एक निवाला मुंह में आते ही पेट पूरा भर जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने इस घर में आकर खाना खाया, घर में रखे घड़े का ठंडा ठंडा पानी पिया, भोजन के बाद गुड़ की मिठास भी ली, घर वालों से खैरियत भी पूछी, घर के मुखिया से मुश्किलों के बारे में पूछा, बच्चों से पढ़ाई लिखाई भविष्य के बारे में पूछा। और क्या चाहिए? आधे पौने घंटे तक मुख्यमंत्री की मेहमान नवाजी का मौका मिला। इस परिवार को और क्या चाहिए? सर, हम लोग से बस एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे, क्या क्या पढ़ाई हुई है और क्या क्या करना चाहती हो तुम लाइफ में, बस यही सब बात हुई। इतनी ज्यादा खुशी हो उस समय, तो इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, बयान नहीं कर सकते कि मतलब कोई सीएम कोई सोच भी नहीं सकता कि हम लोग के यहाँ आ सकते हैं। तो आज से इस परिवार की मुश्किलें खत्म। इस परिवार के मोबाइल में योगी आदित्यनाथ के आतिथ्य की ऐसी तस्वीरें दर्ज हो चुकी हैं। पक्के घर हैं, बिजली वाले पंखे और हाथों में मोबाइल तो सरकारी कृपा से पहले ही आ चुके थे। और क्या चाहिए? आज ना तो इस परिवार की शिक्षा की दरकार होगी, ना इन बच्चों को रोजगार की जरूरत होगी, ना इन्हें सामाजिक असमानता का दंश झेलना होगा। योगी जी आ गए तो अच्छे दिन भी आ ही गए समझिए। और फिर योगी आदित्यनाथ को भी क्या चाहिए? व्यस्त दिनचर्या से चंद मिनट निकाल कर दे दिए, खाना पीना खाया, तस्वीरें खिंचवाई और बात बन गई। सरकार को और क्या चाहिए? ये परिवार बहुत देर तक उनसे बातचीत करता रहा। इनको उम्मीद है कि शायद परिवार के बीच में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए कुछ सोचे, इनके लिए जीवन में कुछ अच्छा हो। लेकिन भले ही अच्छा ना हो, लेकिन जिस बीच में बैठ करके योगी आदित्यनाथ ने जो मैसेज देना था वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, अयोध्या, आज तक।
और इससे परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं। आपको बताते चले 21% उत्तर प्रदेश में दलित आबादी है, जिसका सीधा असर 35 से 40 लोकसभा की सीटों पर देखा जाता है। उधर योगी के गढ़ गोरखपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आज रवि किशन ने लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद मांगा। मुलाकात के बाद गोरखपुर सीट से रवि किशन ने जीत का दावा भी किया। गोरखपुर से भाजपा के प्रत्याशी रवि किशन जी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये बताइए, भाजपा की तरफ से आप गोरखपुर जैसी सीट पर लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। मोदी जी का कार्य, योगी बाबा का कार्य, पूरा देश इस वक्त देश प्रेम में लीन है। कोई चुनौती नहीं, खाली दुआरे जाना है, सबके प्रणाम करना है और मोदी जी को सुरक्षित रखना है। इन सारे जो स्वार्थ का एक पूरा एक चौकड़ी बना हुआ है, उनको गिराने के लिए उनके बारे में अवेयर करना है कि मोदी जी को कोई नहीं हरा पाए और मोदी जी को इस वक्त 350 पार 400 पार करवाना। लेकिन जो ये सीट है, ये बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है, यहाँ उपचुनाव में हार चुके हैं। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी कि आखिरकार सब लोगों को सुरक्षित भी रखें और जीते भी? ऐतिहासिक जीत होगी, यह हर ऐतिहासिक जीत होगी। आप 23 मई को देख लेना। इस बार हम लोग 73 नहीं 74 75 तक भी जा सकते हैं। 76 चल गए तो कौन उसमें आप लोग शौक नहीं रहिएगा। यूपी में इस खास तौर पर लोगों की भाषा पे कंट्रोल नहीं रहा है। राजनेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बैन तक करना पड़ रहा है। क्या रवि किशन भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? नहीं तो फिर किस तरह से स्ट्रेटजी करेंगे? मुझे पूरा देश जानता है, मुझे भाषा नहीं बोलना है। मेरी सच्चाई है कि आज मैं चौकीदार बन गया अपने उस प्रधानमंत्री के प्रेम में, अपने उस देश प्रेम में। जिस गोरखपुर सीट से रवि किशन को उम्मीदवार बनाया गया है, आपको बता दें 1989 से गोरखनाथ मंदिर का वहां पर दबदबा रहा, लेकिन 2018 में उस सीट से समाजवादी पार्टी जीती थी। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अब बीजेपी में जा चुके हैं। चलिए, अब रवि किशन के सामने किस तरह की मुश्किल आती है आगे, इस पर आज तक की बनी रहेगी नजर। उधर राहुल गांधी आज केरल के वायनाड में रैली से पहले थिरुनेल्ली मंदिर में पहुंचे, वो भी नंगे पांव। पथरीली राहों से होते हुए इस मंदिर से राहुल गांधी का पुराना नाता रहा है। चुनावी मौसम में दक्षिण के काशी यानी थिरुनेल्ली मंदिर में राहुल गांधी ने भगवान से क्या आशीर्वाद मांगा होगा, यह बड़ा सवाल है। कंधे पर अंगवस्त्र, कमर में धोती लपेटे, नंगे पांव कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आस्था के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल के साथ इन पथरीली राहों पर कई कांग्रेसी भी साथ चल रहे हैं, बिल्कुल उनकी ही तरह भेष धारण किए हुए। दरअसल राहुल गांधी वायनाड में रैली से पहले थिरुनेल्ली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थिरुनेल्ली मंदिर से राहुल गांधी का भावनात्मक जुड़ाव रहा है। करीब 28 साल पहले राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की अस्थियां इसी मंदिर के पास की पापनाशिनी नदी में प्रवाहित की थी। पथरीले रास्तों से नंगे पांव आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी पापनाशिनी नदी पहुंचे। वहां की पवित्र धारा में तर्पण किया। इसके जरिए उन्होंने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दक्षिण के काशी माने जाने वाले थिरुनेल्ली मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। पापनाशिनी नदी में तर्पण। थिरुनेल्ली मंदिर में पूजा पाठ के बाद राहुल आगे बढ़ गए। अब राहुल के थिरुनेल्ली मंदिर में दर्शन के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व के हाईवे से सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी राजनीति का हिस्सा उनकी थिरुनेल्ली मंदिर में पूजा पाठ को माना जा रहा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नंगे पांव थिरुनेल्ली मंदिर की पथरीली राहों पर चलने से दक्षिण भारत में कांग्रेस को हिंदू वोट बैंक साधने में मदद मिलेगी। आज तक ब्यूरो। एक तरफ राहुल गांधी मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बैन के बाद योगी आदित्यनाथ मंदिर दर्शन पर निकले हुए हैं। आज अयोध्या में योगी ने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, तो कल काशी में भक्ति के जरिए अपनी शक्ति दिखाएंगे योगी।
चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को रैलियों में जाने से रोका तो मंदिर पहुंच गए। चुनाव आयोग ने योगी को रोड शो करने से रोका तो जमकर पूजा पाठ करने लगे। चुनाव आयोग ने योगी के भाषण और इंटरव्यू पर 72 घंटे की रोक लगाई तो मंत्रोच्चार करने लगे। चुनाव आयोग की रोक के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में बने हुए हैं। वो भी बिना एक शब्द बोले। उनके संदेश तस्वीरों के जरिए सीधे लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज योगी सीधे अयोध्या पहुंच गए, जहां के मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को 2 सीटों से सत्ता तक पहुंचाया। उस अयोध्या में जिसके मंदिर आंदोलन से गोरखनाथ पीठ की 3 पीढ़ियों का सीधा नाता रहा है। अयोध्या में सीएम योगी मणिराम दास छावनी पहुंचे, महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की और आगे बढ़ गए। हनुमानगढ़ी पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली के दर्शन किए। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ शुरू हुआ। पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। खुद योगी हनुमान की भक्ति में लीन है तो हनुमानगढ़ी में मौजूद भीड़ सीएम को निहार रही है। कोई मोबाइल में योगी की हनुमान भक्ति की तस्वीरें कैद करने में जुटा है तो कई मीडिया के कैमरे योगी के हर एक्शन के एक-एक फ्रेम को कैद करने में जुटे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए आए हैं हनुमान के। और कल से जब से बैन लगा है चुनाव आयोग पर का, तब से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लगातार हनुमान जी के मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। और आज जो है सबसे पहले लखनऊ में कल हनुमान सेतु मंदिर पर दर्शन किया, उसके बाद यहाँ अयोध्या में दर्शन करने के बाद कल बनारस जाएंगे। तो ये एक तरीका है योगी आदित्यनाथ का, अगर कुछ कहे उसके बैन के बाद बावजूद जो है किस तरह से अपनी जो संदेश है लोगों को देने का वो काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की रोक के बाद भी योगी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। भले ही वो चुनाव प्रचार से दूर हों, लेकिन उनका देव दर्शन तूफानी रफ्तार से जारी है। सिर्फ हनुमानगढ़ी ही नहीं, योगी अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए भी गए। उनके साथ बीजेपी से स्थानीय नेता, विधायक और अयोध्या में मेयर ने भी रामलला के दर्शन किए। उसके बाद सरयू पूजन के लिए सीएम योगी का काफिला आगे बढ़ा। अब योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव देवीपाटन है। नाथ संप्रदाय के 51 शक्तिपीठों में से एक देवीपाटन मंदिर में ही रात में आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। गुरुवार सुबह योगी मोक्ष की नगरी काशी में रहेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। काशी में योगी बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे, संकट मोचन के दर्शन करेंगे। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद सीएम योगी 72 घंटों के लिए चुनाव प्रचार से दूर हैं। चुनाव आयोग के रोक की मियाद मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ सबसे पहले लखनऊ में हनुमान सेतु में बजरंगबली के दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा पाठ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया तो आज अयोध्या में पूरे दिन रहे। अब गुरुवार को काशी से सुर्खियां बटोरेंगे। तीसरे दिन जब बनारस में रहेंगे उस वक्त संकट मोचन और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। और इस तरह से तीसरे दिन कंप्लीट करने के बाद आखिरकार जितने दिन तक चुनाव आयोग ने उन पर रोक लगाई थी उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ पहुंच जाएंगे कल शाम को। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। वैसे तो गोरक्षनाथ मंदिर के महंत भी हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब चुनाव चल रहे हों उस वक्त मंदिर जाना, वो भी तब जब उनके ऊपर बैन लगा दिया गया हो, बड़े मायने हैं। उधर वोट युद्ध में बढ़त बनाने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्म के बाद अब जाति पर सियासी शोर तेज होता जा रहा है। आज पीएम ने खुद को पिछड़ा बताकर 2019 में जाति की सियासत को नया रंग दे दिया तो राजस्थान के सीएम गहलोत राष्ट्रपति तक पहुंच गए। विरोधियों के तीरों को अपने पक्ष में मोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। वो अपनी ओर आते सियासी विरोधियों के तीखे तीरों को ही अपना हथियार बना लेते हैं। इस बार भी नरेंद्र मोदी ने वही किया। राहुल गांधी के उस बयान को हथियार बनाया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी ही चोर क्यों होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी,
और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। महाराष्ट्र के माढ़ा की जमीन से पीएम मोदी ने जाति कार्ड को आगे बढ़ा दिया। राहुल गांधी के तीरों से ही कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में भला कांग्रेसी महारथी चुप कहां बैठने वाले थे। जयपुर से अशोक गहलोत ने अपनी कमान पर तीर चढ़ाया और राष्ट्रपति की जाति याद दिलाने लगे। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में बनना चाह रही है, तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा मानना कि रामनाथ कोविंद जी को बनाना, जाति समीकरण बैठाने की। वोट युद्ध में जाति पुराण शुरू हो गया। ऐसे में सियासी सूरमा अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से अपने अपने तीर को नुकीला करने लगे। बीजेपी की ओर से अब की बार कमान पर जीवीएल नरसिम्हा ने तीर चढ़ाया। चुनावी आयोग से हम अपील करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाले देश के राष्ट्रपति पर इस प्रकार के बयान करने के लिए इसके स्वतंत्र वो खुद इसकी संज्ञान में लें और अशोक गहलोत को नोटिस दें। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ धर्म के बाद जाति की जंग ने 2019 चुनाव का पारा चढ़ा दिया है। अभी तो वोट युद्ध का राउंड 2 पूरा नहीं हुआ और जाति के नाम पर एक दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए तूफानी प्रहार शुरू हो गया है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें, राष्ट्रपति के ऊपर दिए गए अपने बयान पर अशोक गहलोत ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मैं राष्ट्रपति का बेहद सम्मान करता हूं। उधर अभद्र बयानबाजी में उमा भारती भी कूद पड़ी हैं। उमा ने सारी मर्यादा लांघते हुए रॉबर्ट वाड्रा के बहाने प्रियंका गांधी को जो कहा, उसे सुनकर सियासत शर्मसार है। जिसका पति चोरी के आरोप में हो, वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। जिसका पति चोरी के आरोप में हो, वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। उमा भारती फिलहाल इस बार चुनावी मैदान में तो नहीं है, लेकिन उनकी ओर से जिस तरह का बयान दिया गया है, इस पर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े करते हुए आलोचना कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, समाजवादी पार्टी का मेन चेहरा डिंपल यादव की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आजम खान के ऊपर चुनाव आयोग ने उनके गलत बयानबाजी को लेकर बैन किया है, लेकिन आजम के बयान में उतर आई हैं डिंपल यादव। कन्नौज से सांसद भी हैं, एक बार फिर से मैदान में है। डिंपल यादव ने कहा है कि छोटी बात को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। आजम खान की बदजुबानी को उन्होंने छोटी बात कही है। आपको बता दें, आजम खान ने अपनी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जयाप्रदा को लेकर इस तरह की टिप्पणी की थी, जिसको हम चैनल पर दिखा भी नहीं सकते। उसको डिंपल यादव ने बेहद छोटा बयान बताया है। क्या कुछ कहा गया है, कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की ओर से सुनिए। दयाशंकर सिंह जी ने भाजपा के जो हैं, जब मायावती जी पे जब इतनी अश्लीलता वाली जो बात कही थी, और मैं समझती तब मीडिया वालों ने इतनी बढ़ चढ़ के बात क्यों नहीं उठाई है। इसके अलावा प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोला गया है, हमारे खिलाफ बोला गया है, तो तब मीडिया वाले बात क्यों नहीं उठाते हैं? जब भाजपा के किसी प्रत्याशी के खिलाफ बोला जाता है तभी ये बात क्यों उठती है? और इन छोटी छोटी बातों पे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन टाइम है, जैसे कि आपने बताया है कि ध्यान भटकाने की जो ताकत है वो भाजपा के पास है, तो इन सब से हटके अब जो काम सरकार पिछले 5 साल में कर रहे हैं वो बताने का जब समय आ गया है, तो अब हमें ये बताना है कि हमने क्या किया है और जो सरकार है, जो जानने वाली सरकार है, उन्होंने क्या किया है। आजम खान ने एक महिला के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की थी, उनके बचाव में आ गई हैं डिंपल यादव। हैरानी होती है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बेगूसराय में कन्हैया कुमार को लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। उनके सामने देशद्रोही और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों ने पूछा कि आप सवर्ण आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। विरोध करने वालों से कन्हैया कुमार की बहस भी हो गई। कन्हैया ने उन्हें बीजेपी कार्यकर्ता बताया। एक नंबर नीतीश कुमार जब भूमिहार के मार के तोड़ के तखने को बोलो नीतीश कुमार किया मार रखे बोलो
कहाँ बोलो नहीं नहीं तो हमरा एक जवाब सवाल दे दो नहीं चले जाओ तो जाओ हम तोरा वोट देबै तो प्रभावित होबै कोई वोट नहीं लो जनता गिर जीतबो तभी मान होतो हां टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कैलाश नहीं होतो नहीं नोटा भाजपा नहीं नोटा। कन्हैया कुमार का मुकाबला गिरिराज सिंह से है। दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन इसी सवर्ण आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो उल्टा सवाल कर दिया कन्हैया कुमार ने कि क्या आप बीजेपी से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए मौसम की मिजाज की बात कर लेते हैं। 3 राज्यों में आया आंधी तूफान करीब 50 जान लेकर फिलहाल थम गया है, लेकिन तूफान पीड़ितों की मदद के नाम पर बयानों का जो बवंडर उठा वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के 3 राज्यों में आंधी तूफान क्या आया, मदद के नाम पर सियासी गलियारों में बयानों का उफान आ गया। आंधी तूफान में हुई मौतों पर जब मरहम लगाने की बारी आई तो बीजेपी कांग्रेस के बीच महाभारत छिड़ गई। गुजरात में आए बेमौसमी आंधी तूफान से कई लोगों की जान से दुख पहुंचा है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। सरकार बारीकी से हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। पीएम के ट्वीट को कांग्रेस ने फौरन लपका और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर दिया, मोदी जी आप देश के पीएम हैं, ना कि गुजरात के। एमपी में भी बेमौसम बारिश और तूफान के कारण आकाशीय बिजली गिरने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन आपकी संवेदनाएं सिर्फ गुजरात तक सीमित हैं। भले यहाँ आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन लोग यहाँ भी बसते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तूफान से पीड़ित 3 राज्यों के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया गया। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है। 3 राज्यों के लिए मदद के ऐलान के बाद भी कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जुबानी तूफान बंद नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी का रवैया मेरी तो समझ में आया नहीं 5 साल में। अगर बाढ़ बहुत भयंकर आई थी गुजरात के अंदर, राजस्थान के जालोर जिले के अंदर भी, शिरोई के पार्ट के अंदर भी, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता है, उड़ता है, गुजरात की सीमा तक रहता है। ये पहला मैंने देखा है कि इसमें आप भेदभाव करो। प्रधानमंत्री ने जो किया है सो किया है, पर हमने 4 लाख रुपए की घोषणा कर दी है जिनकी मृत्यु हुई है इस दुर्घटना में पिछले 24 घंटे में। कुदरती तूफान के बाद उठा बयानों का उफान फिलहाल तो थम चुका है। आज तक ब्यूरो। उधर यूपी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला ने बेटे की मौत को स्वाभाविक बताया, लेकिन ये कहना नहीं भूली कि रोहित को डिप्रेशन में डाला गया। उसे न्यूरो से जुड़ी कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रोहित शेखर को किसने डिप्रेशन में पहुंचाया था? क्या किसी की सोची समझी साजिश के तहत रोहित की जान गई? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। इसी के साथ देश तक में बस इतना ही। खेल की खबरों के साथ विक्रांत होंगे आगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।